हेलो दोस्तों, खुद तो बदलाव बनिए जो आप इस दुनिया में देखना चाहते हैं। वेलकम टू लेट्स रिक्रिएट, जहां हम आपके छोटे से छोटे कॉन्सेप्ट को क्रिएट करेंगे एक अलग अंदाज में। टुडेज अवर टॉपिक इज, देखिए, जैसा कि आपको पता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट यूजीसी द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाला टेस्ट है। उसके अलावा हर स्टेट अपना स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी कंडक्ट करवाती है, और दोनों के दोनों टेस्ट हमें एलिजिबल बनाते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर को देने के लिए। अगर हम देखें, दोनों में पेपर 1 एंड पेपर 2 पूछे जाते हैं। पेपर 1 सभी के लिए कॉमन होता है। पेपर 2 में जो हमने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन उसमें आते हैं, या सिलेबस हमारा उसके अकॉर्डिंग तय किया जाता है। तो पेपर 1 का अगर हम सिलेबस देखें तो पेपर 1 में 10 यूनिट है, और हर यूनिट से 5-5 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 2 नंबर का है। यानी हर यूनिट से 10-10 नंबर का पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, तो यानी कि हर यूनिट अपने आप में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आज की जो हमारी यूनिट है वो है हमारी यूनिट नंबर 1, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण क्षमता। तो देखिए, यूनिट को पढ़ने से पहले एक बार हम सिलेबस देख लेते हैं, ताकि हम इस बात से अवगत हो जाएं कि हमें क्या क्या चीज पढ़नी है और क्या क्या चीज नहीं पढ़नी है। ठीक है, ये बात जरूरी है जानना कि हमें क्या क्या चीजें नहीं पढ़नी है। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड, शिक्षण क्षमता, इसमें जितना भी ओवरऑल हमारे को पढ़ना है वो पढ़ना है शिक्षण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए, इसमें भी आगे कितने चैप्टर हैं? 6 चैप्टर हैं। तो सबसे पहला जो चैप्टर है वो है शिक्षण यानी कि टीचिंग। हमें जानना है कि इसका कॉन्सेप्ट, अवधारणा जाननी है हमारे को, उद्देश्य जानना है, शिक्षण के स्तर जानने हैं, स्मृति, समझ और चिंतनशील विशेषताएं जाननी है हमारे को, और मूल आवश्यकताएं जाननी है। तो ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। चैप्टर नंबर अगर हम सेकंड देखें, शिक्षार्थी की विशेषताएं, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक। तो देखिए, जो नेट है वो आफ्टर हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हम देते हैं। तो अगर हम देखें, उसमें सिर्फ 2 कैटेगरी के लर्नर आते हैं, एडोलिसेंट्स एंड अडल्ट लर्नर। ठीक है, और इन दोनों के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, सोशल का, एकेडमिक का, इमोशनली, कॉग्निटिव, तो ये हमें देखना है। उसके अलावा हर जो इंडिविजुअल है या हर लर्नर है वो एक दूसरे से अलग होता है, तो इसी के तहत हमें इंडिविजुअल डिफरेंस भी पढ़ना होता है। फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू, शिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक हमें पढ़ने हैं, जैसे कि टीचर कैसे इफेक्ट करता है शिक्षण को, लर्नर कैसे इफेक्ट करता है, स्पोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटी, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन, ये सभी हमें पढ़ने हैं। उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेथड ऑफ टीचिंग इन इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। देखिए, हमें पढ़ाना हायर एजुकेशन में है, तो हमें जानना होगा कि कौन कौन से मेथड यूज किए जा सकते हैं। वैसे तो मेथड फिक्स नहीं होते, वेरी करते हैं। जैसे हम क्लास में एंटर करते हैं वैसे मेथड हमारा वेरी करता है। हम हर रोज नए नए मेथड को, हर नए नए मेथड का इजाद होता रहता है, लेकिन फिर भी कुछ मेथड है जो हमें पढ़ने हैं। टीचर सेंटर, लर्नर सेंटर मेथड, ऑफलाइन हो गया हमारे पास, ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन में भी स्वयं, स्वयं प्रभा, मोक्ष, ये हमारे को सारे के सारे कवर करने हैं, और इनसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। टीचिंग सपोर्ट सिस्टम, टीचिंग सपोर्ट सिस्टम में TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जिसे हम बोलते हैं, ये हमें पढ़ना होता है कि लर्निंग जो टीचिंग एड है वो कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल, मॉडर्न एंड ICT बेस्ड, ये हमें पढ़ना है। इवेल्युएशन सिस्टम हमें पढ़ना है, मूल्यांकन प्रणाली, मूल्यांकन के हमारे को टाइप पढ़ने हैं, कौन कौन से टाइप के मूल्यांकन होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। उसके अलावा CBCS जो सिस्टम है हमारा, उसमें कैसी इवेल्युएशन होती है हायर एजुकेशन में, वो भी हमारे को पढ़ना है। उसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग हमारे को पढ़ना है, और इवेल्युएशन सिस्टम में कौन कौन से इनोवेशन हमारे पास मेथड हो रहे हैं जिसके थ्रू हम इवेल्युएशन कर सकते हैं, वो भी हमारे को इसमें कवर करना है। तो ये हमारी पूरी की पूरी यूनिट नंबर 1 है, जिसको हमें कंप्लीट करना है। इन चैप्टर को कंप्लीट करेंगे तो हमारी यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना टीचिंग का, टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर फर्स्ट, टीचिंग। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर फर्स्ट है टीचिंग, और उसमें हमारे को कौन कौन सी चीजें कवर करनी है, अवधारणा कवर करनी है, ऑब्जेक्टिव कवर करने हैं, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ये जो 3 लेवल है ये हमारे को कवर करने हैं, और इनसे क्वेश्चन आप देखने को मिलेंगे आपको। कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे को कवर करनी है कि जो टीचिंग है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है टीचिंग की, वो भी हमारे को इसमें कवर करनी है। तो ये आगे इसके 5 सब टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है, शिक्षण की अवधारणा क्या है। अगर हम शिक्षण की या टीचिंग की बेसिक, सबसे बेसिक डेफिनेशन देखें तो उसमें कौन कौन आते हैं। देखिए, उसमें एक टीचर आएगा, एक स्टूडेंट आएगा, और उनका पाठ्यक्रम आएगा। स्टूडेंट पाठ्यक्रम आता है, सिलेबस आता है। टीचर क्या करेगा, टीच करेगा स्टूडेंट को किसके अकॉर्डिंग, पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, तो वो क्या कहलाया जाता है, वो कहलाया जाता है हमारा शिक्षण यानी कि टीचिंग। लेकिन शिक्षण इतना ही नहीं, इससे भी कहीं ब्रॉड सेंस में इसकी बात की जा सकती है। वो क्या है हमारे पास, देखिए, टीचिंग क्या होता है हमारे पास, टीचिंग में जो शिक्षक है वो टीच करता है स्टूडेंट को अकॉर्डिंग टू पाठ्यक्रम। लेकिन अगर हमें इफेक्टिव टीचिंग करनी है तो इफेक्टिव टीचिंग में पाठ्यक्रम के साथ साथ
एनवायरमेंट भी आता है। एनवायरमेंट भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अगर हमारे को टीचिंग करनी है, टीचिंग को इफेक्टिव बनाना है। एनवायरमेंट में सोशली भी इफेक्ट करेगा कि जो स्टूडेंट का सोशली बैकग्राउंड है वो कैसे टीचिंग को इफेक्ट करता है, ठीक है। उसके अलावा मेंटली, इमोशनली, ठीक है, कॉग्निटिव, ये सारे के सारे एरिया कवर करते हैं, सारे के सारे एरिया इफेक्ट करते हैं किसको, टीचिंग को। तो टीचिंग में टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, उसके अलावा करिकुलम प्लस एनवायरमेंट। और एनवायरमेंट में हमारे को इतनी सारी चीजें देखनी पड़ती है कि शिक्षण में हमारे को इतनी सारी चीजों को इतनी सारी चीजों को लेते हुए हमारा शिक्षण यानी कि टीचिंग होती है, ठीक है। तो उसके अलावा अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। इससे हमारे को और ज्यादा पता चलेगा कि टीचिंग होती क्या है, ठीक है। हमारे महान हस्तियों के द्वारा टीचिंग की कुछ डेफिनेशन दी गई है। अगर हम उन सभी डेफिनेशन को देखेंगे तो उन्होंने एक बात कॉमन कही है कि शिक्षण में या टीचिंग में किसी लर्नर का सर्वांगीण विकास होना चाहिए। सर्वांगीण विकास का क्या मतलब है, अभी हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले गांधी जी ने क्या कहा, गांधी जी ने कहा है कि शिक्षा से मेरा तात्पर्य है बच्चे और व्यक्ति के शरीर, मन और आत्मा में सर्वोत्तम चीजों का सर्वांगीण विकास करना है। उन्होंने कौन कौन सी चीजों को लिया कि फिजिकली भी बच्चा फिट रहना चाहिए, वो इमोशनली भी स्ट्रांग हो और वो स्पिरिचुअली भी स्ट्रांग हो। इन्हीं सभी पहलुओं पे काम जो करेगा, जो काम करेंगे हम टीचिंग में, वो टीचिंग वही इफेक्टिव होगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास महात्मा गांधी जी ने किसके ऊपर बात की, सर्वांगीण विकास के ऊपर बात की। उसके बाद बारी आती है रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। इन्होंने क्या कहा, शिक्षा एक समग्र प्रक्रिया होनी चाहिए जो व्यक्ति के शारीरिक, भावात्मक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को पोषित करे। टीचिंग क्या होनी चाहिए, टीचिंग ऐसी होनी चाहिए जिससे वो शारीरिक तौर से भी फिट बन सके, मजबूत बन सके, भावात्मक रूप से भी वो, इमोशनली भी वो स्ट्रांग रहे, बौद्धिक भी वो क्या रहे, उसका इंटेलेक्चुअल भी वो डेवलपमेंट हो सके, स्पिरिचुअली आध्यात्मिक पहलुओं को भी वो जाने, आध्यात्मिकता से भी उसमें पकड़ मजबूती आएगी। तो इन्हीं सभी चीजों को जो पोषित करेगी वो एक इफेक्टिव टीचिंग कहलाएगी, ठीक है। इफेक्टिव टीचिंग वो कहलाएगी। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने क्या कहा था, उन्होंने कहा था शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए, शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए कि वो एक ऐसे चरित्र का निर्माण करे जिसमें बच्चों में मूल्य जाए, टेक्नोलॉजी का यूज करे, नवाचारी बनाए बच्चों में, और बच्चों में रचनात्मक भी हो बच्चे, और उसके साथ साथ आत्मविश्वास भी बच्चों में पैदा हो। देखिए, नवाचारी भी हो, इनोवेटिव भी हो वो, ठीक है। उसके अलावा वो क्रिएटिविटी भी उनमें बिल्ड हो, उसके अलावा उसमें उनमें कॉन्फिडेंस भी हो। तो देखिए, आप देख रहे होंगे, फिजिकली भी हो वो, इंटेलेक्चुअली भी हो, इमोशनली भी हो, स्पिरिचुअलिटी भी हो उनमें, इनोवेटिव भी हो वो क्रिएटिव भी हो, उसके अलावा उनमें कॉन्फिडेंस भी हो, ठीक है। और फ्यूचर के लिए ऐसे व्यक्तित्व को हमें तैयार करना है। तो ये है हमारी टीचिंग। उसके अलावा उन्होंने एक और चीज बोली थी कि जो शिक्षण है वो बहुत ही महान पेशा है, जो व्यक्ति के चरित्र को क्या करता है, बढ़ावा देता है, शेप देता है, ठीक है, शेप देता है एक अच्छे तरीके से, क्षमता को विकसित करता है, उसकी भविष्य को आकार देता है। तो ये क्या है, हमारे पास टीचिंग है। तो टीचिंग की अब आपको ब्रॉड सेंस में डेफिनेशन के थ्रू ज्यादा पता चला होगा कि टीचिंग होती क्या है। उसके अलावा अब देखिए, टीचिंग जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, शिक्षण एक प्रक्रिया है। तो क्या है, ये प्रोसेस है, ऐसा नहीं है, निरंतर चलता रहता है, ये प्रोसेस है हमारे पास, जिसके माध्यम से क्या करता है शिक्षक, बच्चों को क्या करता है, शिक्षार्थी को ज्ञान देता है। वो क्या देता है, वो ज्ञान देता है, उसके कौशलों का विकास करता है, वो स्किल्स डेवलप करता है उसमें, ठीक है। उनमें मूल्यों को भरता है, अच्छी मूल्यों को उनमें भरता है, ठीक है। नैतिक जो बातें हैं उनको भी वो सिखाता है, दृष्टिकोण प्रदान करता है उनको कि कोई चीज अच्छी है या बुरी है, कैसी भी सिचुएशन हो, ऑप्टिमिस्ट रहना है हमारे को, पेसिमिस्ट नहीं होना है। ये सभी कौन करता है, ये हेल्प करता है हमारे पास, अध्यापक में हेल्प करता है, शिक्षक हेल्प करता है किसकी, शिक्षार्थी की, ठीक है। ये सभी चीजें डेवलप करने में। तो ये है हमारे पास टीचिंग। अब टीचिंग क्या है हमारे पास, कम्युनिकेशन। टीचिंग में कम्युनिकेशन होना चाहिए, 2 वे प्रोसेस है ये। देखिए, टीचिंग ऐसी नहीं होगी कि टीचर कहता जाए, बच्चा सुनता ही जाए। टीचिंग में क्या होता है, टीचर कहे, बच्चा सुने, फिर बच्चा कहे, टीचर सुने। ये 2 वे कम्युनिकेशन है, ठीक है। गाइडेंस, इसमें क्या करता है, शिक्षक गाइड करता है किसको, शिक्षार्थी को। उसके बाद लर्नर फैसिलिटेशन, यानी कि लर्निंग में फैसिलिटेशन करता है, सीखने में मदद करता है कौन, अध्यापक। तो ये हो गया हमारे पास टीचिंग। तो आपको पता चल गया टीचिंग क्या होता है, हमारे पास कम्युनिकेशन होनी चाहिए टीचिंग में, गाइडेंस होनी चाहिए टीचिंग में, और लर्निंग फैसिलिटेशन होनी चाहिए। ये 3 चीजें जरूरी है, बेसिक रीड है, ठीक है। अब जो टीचिंग और लर्निंग है वो एक अभिन्न हिस्सा है एक दूसरे का, लेकिन जो टीचिंग होता है वो होता है हमारा सोशल एक्ट। टीचिंग में क्या किया जाता है, सोशल एक्ट होता है। इसमें जो एक टीचर होता है वो ट्रांसफॉर्म करता है नॉलेज को स्टूडेंट को, यानी लर्नर को। और जो लर्निंग होता है वो इंटरनल पर्सनल एक्ट होता है, इसमें खुद एक्वायर की जाती है नॉलेज। यानी कि जो टीचर है वो क्या कर रहा है,
टीचर कर रहा है टीचिंग के थ्रू सोशल एक्ट, लेकिन वो साथ साथ में सीख भी तो रहा है, यानी वो पर्सनल एक्ट भी कर रहा है साथ साथ में। तो ये हमारे पास हो गया टीचिंग का ओवरऑल अवधारणा। तो यहाँ से हमारा पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि टीचिंग क्या होती है। अब उसके बाद आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। टीचिंग के उद्देश्य क्या क्या है? तो देखिए, सबसे पहला उद्देश्य क्या है टीचिंग का? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज। नॉलेज को ट्रांसफॉर्म करना, फैक्टफुल हो। देखिए, फैक्ट के द्वारा भी कर सकता है और कॉन्सेप्ट के द्वारा भी। पहले वो फैक्ट देंगे, फैक्ट भेजेंगे लर्नर को, फैक्ट भेजे जाएंगे लर्नर को, फैक्ट बताए जाएंगे लर्नर को, फिर कॉन्सेप्ट भी बिल्ड किया जाता है लर्नर का। ठीक है, शिक्षार्थी का क्या किया जाता है? कॉन्सेप्ट भी बिल्ड किया जाता है। उसके बाद नॉलेज एक्विजिशन, यानी कि ज्ञान प्राप्ति भी की जाती है। सिखाने के साथ साथ ज्ञान को प्राप्त भी किया जा रहा है, और ज्ञान प्राप्त भी कर रहा है कौन? लर्नर। चाहे वो फैक्टफुल हो, चाहे वो कॉन्सेप्ट हो, दोनों फैक्ट और कॉन्सेप्ट दोनों को वो क्या कर रहा है? एक्वायर कर रहा है। उसके अलावा स्किल डेवलप की जाती है। क्या किया जाता है? स्किल डेवलप की जाती है लर्नर की, चाहे वो कॉग्निटिव हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हो, क्योंकि उसे रियल लाइफ में आगे जीवन जीना भी है। तो उसके लिए कैसी स्किल डेवलप करनी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग, ताकि उसके जीवन में कोई भी समस्या आए तो वह घबराए बिना अपनी उन समस्याओं को सॉल्व कर सके। ठीक है, तो टीचिंग का एक ये भी उद्देश्य होता है। बिहेवियरल मॉडिफिकेशन, यानी उसके बिहेव को चेंज करना है अच्छे वे में। उसके जो दृष्टिकोण है उनको शेप देनी है। ठीक है, वैल्यूज को, उनके वैल्यूज की जो अच्छी वैल्यूज होगी उनमें मजबूती और डालनी है। तो ये होता है बिहेवियर मॉडिफिकेशन। यानी टीचिंग का क्या उद्देश्य है कि उसके जो बिहेव है उसमें, व्यवहार में परिवर्तन लाना है, अच्छे वे में परिवर्तन लाना है। ठीक है, उसका आता है एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग। एनकरेज करनी है उसकी क्रिटिकल थिंकिंग को, ताकि वो नए नए इनोवेशन कर सके। ठीक है, और जितनी भी उनकी समस्या है उसको अच्छे ढंग से वो सॉल्व कर सके, और उनकी क्रिएटिविटी को बढ़ावा देना है, ताकि वो इनोवेटिव चीजें कर सके और इंडिपेंडेंट लर्निंग भी वो खुद कर सके। उसके अलावा उसको मोटिवेट करना है। टीचिंग का एक और उद्देश्य है मोटिवेट करना, ताकि वो जीवन में आगे अच्छे ढंग से बढ़ सके। ठीक है, उसके अलावा आता है हमारे पास लेवल ऑफ टीचिंग। लेवल ऑफ टीचिंग, देखिए लेवल ऑफ टीचिंग हमने पढ़े थे सबसे पहले सिलेबस में, 3 टाइप के होते हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। जो लेवल ऑफ टीचिंग है, शिक्षण के स्तर है, उन्हें सबसे पहले किसने दिया था? मॉरिस एल कोगन ने। लेकिन उन्होंने सिर्फ लेवल ऑफ टीचिंग की बात की थी कि शिक्षण के कुछ स्तर होते हैं, लेकिन ये जो हमारे 3 स्तर हैं इनको तीन अलग अलग व्यक्तियों ने दिया है। मेमोरी लेवल, MLT बोला जाता है इसे, मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर। अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, समझ स्तर। रिफ्लेक्टिंग लेवल टीचिंग, चिंतनशील स्तर। तो देखिए, मेमोरी लेवल को किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट के द्वारा। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग को, ULT को मॉरिसन के द्वारा, RLT को हंट के द्वारा। तो इन वाले लेवल को, मेमोरी लेवल को हम हर्बर्ट का स्मृति समझ स्तर भी बोल सकते हैं, मॉरिसन का समझ स्तर भी बोल सकते हैं, और हंट का चिंतनशील स्तर भी बोल सकते हैं। तो नाम घुमा फिरा के भी पूछ सकता है हमारा UGC। तो आपको यहाँ से ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए, अगर हम देखें इन्हें एक ऑर्डर में अरेंज करें तो सबसे जो लोएस्ट लेवल पे आता है वो आता है हमारे पास मेमोरी लेवल। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, देन आता है रिफ्लेक्टिंग लेवल। यानी बेस जो हमारा स्लोअर है वो कौन सा है? मेमोरी। उसके बाद मिडल अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद हाइयर रिफ्लेक्टिंग लेवल। तो ये हमारे को पता होने चाहिए। सबसे कम विचार होते हैं हमारे पास मेमोरी लेवल में, थोड़े विचार होते हैं हमारे पास अंडरस्टैंडिंग में, और बहुत ज्यादा विचार होते हैं हमारे पास रिफ्लेक्टिंग में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, ये हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये आपको इससे से ध्यान रखना है। नेक्स्ट आता है हमारे पास मेमोरी लेवल टीचिंग, स्मृति स्तर शिक्षण। किसके द्वारा दिया गया है? हर्बर्ट के द्वारा दिया गया है। इसमें क्या होता है? इसमें जो टीचर है वो कैसा रोल रखता है हमारे पास? डोमिनेंट रोल रखता है, अथॉरिटेटिव रोल रखता है। जैसे कि बच्चा स्कूल में गया, ये हमारे पास प्राइमरी क्लासेस में होता है। ठीक है, जैसे बच्चे को ABCD सिखाई जाती है, रोट मेमोराइजेशन कराई जाती है कि A के बाद B ही आता है, B के बाद C ही आता है। ठीक है, तो रोट मेमोराइजेशन इसमें करवाई जाती है। A फॉर एप्पल, ये सिखाया जाता है। अगर मान लीजिए उसकी बुक में लिखा होगा A फॉर अमेरिका, अगर अध्यापक ने कह दिया कि A फॉर एप्पल, तो वो उस बुक की बात को भी नहीं मानेगा, वो अध्यापक की बात को मानेगा कि A फॉर एप्पल ही होता है। तो यहाँ पर क्या कराई जाती है? रोट मेमोराइजेशन करवाई जाती है। और अध्यापक क्या होता है इसमें? डोमिनेंट रोल प्ले करता है इसमें। तो ये हमारे को पता होना चाहिए। और ये कौन सी क्लासेस में होता है? लोअर क्लासेस में होता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारे पास मेमोरी लेवल टीचिंग। इसके थोड़े और पॉइंट देख लेते हैं। तो देखिए, इसका क्या एम है? सबसे पहले हमारे को एम पता होना चाहिए कि क्या एम है इसका। फैक्ट देना, फैक्टफुल इंफॉर्मेशन देना। इसमें रोट मेमोराइजेशन, देखो क्या कराना है इसमें? रोट लर्निंग करानी है, मेमोराइजेशन करानी है, याद करवाना है या रटने की इसमें शिक्षा दी जाती है। ठीक है, ताकि वो आवश्यकता पड़ने पर उस जानकारी का यूज आगे आने वाली क्लासेस में वो कर सकेगा। ठीक है, नेचर कैसा होता है सब्जेक्ट का? स्ट्रक्चर्ड होता है, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, सिंपल कॉन्सेप्ट होते हैं इसमें।
ऐसा नहीं होता कि वो एबीसी के बाद सीधे सेंटेंस बनाना सिखा देगा। एक स्ट्रक्चर्ड वे में चलते हैं टीचर, ठीक है, और सिंपल कॉन्सेप्ट रखते हैं, इसमें ज्यादा टफ कॉन्सेप्ट नहीं रखते, क्योंकि इसमें अभी क्या करना है, बच्चे को रोट लर्निंग देनी है। उसके बाद मेथड क्या यूज किए जाते हैं, टीचर डोमिनेंट या टीचर सेंटर्ड मेथड इसमें यूज होते हैं। टीचर ही सर्वा होता है। रोल ऑफ टीचर क्या होता है इसमें, डोमिनेटिंग होता है, एक्टिव होता है, अथॉरिटेटिव इसमें टीचर का रोल होता है, ठीक है। रोल ऑफ लर्नर, अब देखिए जब सभी काम टीचर के द्वारा करवाया जाएगा तो लर्नर कैसे होंगे, वो होंगे पैसिव, निष्क्रिय भूमिका इसमें किसकी होती है, लर्नर की होती है। उसके बाद टीचिंग इक्विपमेंट्स, तो टीचिंग इक्विपमेंट्स आज के टाइम पीरियड पे तो और ज्यादा यूज किया जाता है ताकि बच्चे को ज्यादा और अट्रैक्टिव वे में समझ आए। उनके क्लासरूम को सजाया जाता है, ठीक है, तो विजुअल, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज इसमें किया जाता है। उसके अलावा नेचर ऑफ मोटिवेशन क्या होता है, किसके थ्रू वो मोटिवेट हो लर्नर सीखने के लिए, तो वो होता है बाहरी प्रेरणा दी जाती है। टीचर जितना अच्छा सिखाएगा बच्चा उतना ही अच्छा वो करके आता है, ठीक है। इवैल्यूएशन सिस्टम क्या होता है इसमें, ओरल और रिटन टेस्ट लिए जाते हैं, और रिकॉल टाइप टेस्ट लिए जाते हैं, पिक्चर टेस्ट लिए जाते हैं, पिक्चर दे दी जाती है, फिर बच्चे को रिकॉल करना होता है ये किसकी पिक्चर है। शॉर्ट टाइप टेस्ट लिए जाते हैं इसमें, रिकॉग्निशन टाइप लिए जाते हैं, मल्टीपल चॉइस इसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चे को मैचिंग टाइप क्वेश्चन दिए जाते हैं। तो ये हो गया हमारे पास मेमोरी लेवल टीचिंग। तो ये हो गया हमारे पास पहला मेमोरी लेवल टीचिंग, किसके द्वारा दिया गया था, हर्बर्ट के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट आता है हमारे पास अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग, समझ स्तर शिक्षण। अब देखिए मेमोरी लेवल में क्या किया, बच्चे ने चीजों को रट लिया, ठीक है। अब अंडरस्टैंडिंग लेवल में 4th 5th से ये शुरू हो जाता है। इसमें बच्चा क्या करता है, जो चीजें उसने सीखी अब उसको वो अप्लाई भी करता है नेचर जिंदगी में, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ा है कि कोई चीज अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होती। तो यहाँ पर उसने अप्लाई करके देखा, तो उसने उस लॉ को पहले रोट किया था, अब उसने यहाँ पर अप्लाई करके उसको अंडरस्टैंड भी कर लिया। यहाँ पर वैसे ही न्यूटन के लॉ को उसने अप्लाई करके देख लिया, ठीक है। यहाँ पर ग्रेविटी को अप्लाई करके देख लिया कि कोई चीज नीचे ही जा रही है, न्यूटन ने झूठ तो नहीं कहा, वो अप्लाई करके चीजों को देखता है, और ये मिडिल और हायर क्लासेस में अप्लाई होती है। तो देखिए इसके बारे में अब इसके एम्स देखते हैं। इसमें एम्स में क्या किया जाता है, अब बच्चे एक दूसरे से बात करने लगते हैं, अनुवाद करने लगते हैं, ठीक है। अब व्याख्याएं निकालने लगते हैं, वो निष्कर्ष देखते हैं कि कोई चीज जो लिखी है वो होती भी है या नहीं भी होती, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सब्जेक्ट अगर हम देखें वाइड होता है इसमें, ऐसा नहीं है कि किताबी ज्ञान तक ही सीमित है, ये नेचर रियल लाइफ के साथ भी ये लिंक हो जाता है, ठीक है। मेथड कैसे यूज होते हैं इसमें, स्टूडेंट सेंटर मेथड इसमें यूज होते हैं। टीचर कैसे मेथड का यूज करता है, जो स्टूडेंट के लिए सुटेबल हो, क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस आ जाता है, हर लर्नर की जो सीखने की क्षमता है वो अलग अलग है, अलग अलग मेथड से समझता है वो, तो इसमें स्टूडेंट सेंटर मेथड का यूज किया जाता है। क्लासरूम कैसा होता है इसमें, अब देखिए जब इसमें टीचर भी कहेगा स्टूडेंट भी कहेंगे तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट कैसे होगा, मोर लाइवली होगा, यानी ज्यादा से ज्यादा बातें होंगी क्लासरूम में, पढ़ने से रिलेटेड, सीखने से रिलेटेड, एनकरेजिंग होगा इसमें क्लासरूम का एनवायरनमेंट, ठीक है। नेचर ऑफ मोटिवेशन कैसी होगी इसमें, इंटरनल तो होगी, एक्सटर्नल तो होगी ही होगी, इसके साथ वो इंटरनल भी होगी, वो आंतरिक तौर पे भी सीखना चाहेगा चीजों को, ठीक है। टीचिंग इक्विपमेंट्स इसमें क्या क्या यूज किए जाते हैं, डिफरेंट चार्ट्स हो गए, मॉडल्स हो गए, फ्लैश कार्ड हो गए, पिक्चर हो गए, ठीक है। उसके अलावा उनको भ्रमण पे ले जाया जाता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा और लंबे समय तक वो उन चीजों को याद रख सके, ठीक है। वैल्यूएशन कैसे किया जाता है इसमें, कंपैरिजन किया जाता है इसमें चीजों का, ग्रेस्प की जाती है इसमें नॉलेज, सिंथेसाइज किया जाता है कि रियल लाइफ में आपने आजमा के देखा, डिस्क्रिमिनेट किया जाता है कि ये चीज इस चीज से भिन्न है, ठीक है। जनरलाइज किया जाता है थिंग्स को कि जो ग्रेविटी का लॉ है कि वो सभी जगह पे अप्लाई होता है, ऐसे करके इसमें इवैल्यूएशन किया जाता है। रोल ऑफ टीचर कैसा होता है, इसमें इतना डोमिनेटिंग रोल नहीं होता टीचर का, ना ही इतना अथॉरिटेटिव रोल होता है। और रोल ऑफ लर्नर कैसे होते हैं, वो सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। अगला आता है हमारे पास रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में वो क्या करेगा, उसने अब स्किल सीख ली है, उसने समझ विकसित कर ली, अब वो इन चीजों का यूज करके अपनी रियल लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, ठीक है। जैसे वो यहाँ पर था कि जो रोलिंग फ्रिक्शन है उसके थ्रू हम चीजों को इजिली खींच सकते हैं, तो यहाँ पर अप्लाई करके वो अपने जीवन में रोजमर्रा की जरूरतों को वो इजी करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर क्या करेगा, वो यूज करेगा स्किल को अपनी लाइफ की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। डेमोक्रेटिव रोल होता है यहाँ पर किसका, अध्यापक का, वो आजाद रखता है अपने स्टूडेंट्स को, वो सोचने की आजादी देता है उन्हें, ठीक है। और यहाँ पर जो स्टूडेंट होगा वो हाईली थॉटफुल होगा, बहुत ज्यादा उसमें विचार आएंगे कि मैं ऐसा भी कर सकता हूँ और ऐसा भी कर सकता हूँ, इनोवेटिव उसमें विचार आएंगे, और ये हायर क्लासेस में अप्लाई होता है। तो देखिए इसके उद्देश्य देखते हैं हम, तो उद्देश्य क्या होता है इसमें, उद्देश्य होता है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में समस्याओं को हल करने की समझ को विकसित करता है, वो उसमें थिंकिंग, सोचने की क्षमता आ जाती है, वो आलोचना करना शुरू कर देता है, वो स्वतंत्र और
स्वतंत्र सोच सकता है, वो निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो जाती है उसमें, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ऐसा नहीं होता कि एक ही उसमें चलेंगे हम, अनस्ट्रक्चर्ड होता है, ओपन एंडेड होता है स्ट्रक्चर, जो सब्जेक्ट का स्ट्रक्चर होता है। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कैसा होता है इसमें, डायनेमिक एंड यूनिक होता है, गतिशील होता है। वो एक चीज सीखेगा, उस चीज को अप्लाई वो किसी दूसरी चीज पे भी कर सकता है, और यूनिक होता है। नेचर ऑफ मोटिवेशन कैसा होता है, आंतरिक होता है, वो पूरा का पूरा इसमें कैसा होता है, आंतरिक होता है, अंदर से ही आता है कि हमने सीखना है। इवेल्युएशन कैसा होता है इसमें, इवेल्युएशन होता है, वो देखता है कि रीजनिंग, क्रिएटिविटी, ओरिजिनल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिटिकल थिंकिंग, तो इसमें ये चीजें हम इवेल्युएशन के लिए यूज करते हैं। रोल ऑफ टीचर कैसा होता है इसमें, रोल ऑफ टीचर होता है, वो रिस्पॉन्सिबल होता है कि बच्चा सोचे, क्रिएट करे, मेंटेन करे, डेमोक्रेटिक डायनेमिक एटमोस्फेयर को मेंटेन करना टीचर का जिम्मेवारी होती है। रोल ऑफ लर्नर कैसा होता है, एक्टिव, देखिए इसमें कैसा होता है, अत्यधिक सक्रिय होता है, हाईली एक्टिव होता है, पैसिव नहीं होता, इसमें हाईली एक्टिव होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग में। तो देखिए एक बार हम इसको टेबल फॉर्मेट में देख लेते हैं तीनों को कंपेयर करके, ताकि हमारे को लंबे समय तक ये तीनों के तीनों जो लेवल है वो याद रहे। तो सबसे पहले आता है मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और रिफ्लेक्टिव लेवल। तो यहाँ पर हमने ये पॉइंट लिख रखे हैं, और यहाँ पर हमने ये तीनों के तीनों लेवल लिख रखे हैं। इसके द्वारा दिया गया था, हर्बर्ट के द्वारा, मॉरिसन के द्वारा और हंट के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या था, मेमोराइजेशन, यानी कि याद करना, रटाफिकेशन, यानी रटना है, रटाना है उसको, 2 2 जा 4, तो उसे रटाना है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेगा, वो अनुवाद करेगा, विद्यार्थी आपस में भी अनुवाद करेंगे, टीचर के साथ भी अनुवाद करेंगे, व्याख्याएं करेंगे, वो निष्कर्ष निकालेंगे। मान लीजिए उन्हें टेबल याद नहीं है, तो वो टेबल बनाते भी हैं कि अगर हम 2 में 2 प्लस कर देंगे तो 4 आ जाएगा, वैसे ही 2 प्लस कर देंगे तो 6 आ जाएगा, तो वैसे ही वो टेबल बनाने लग जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, उनकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हो जाएगी, यहाँ पर वो सोचने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है नेचर ऑफ सब्जेक्ट कैसा है, स्ट्रक्चर्ड है, वेल ऑर्गेनाइज्ड है, इसमें सिंपल कॉन्सेप्ट इसमें यूज किए जाते हैं। यहाँ पर वाइल्ड है, लार्ज इन नंबर है, वाइड है, इसमें कोई संकुचित नहीं है, व्यापक है इसमें। और इसमें कैसा है, मेनली अनस्ट्रक्चर्ड है एंड ओपन एंडेड है। मेथड कैसे यूज किए जाते हैं, टीचर डोमिनेट, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज किए जाते हैं, यहाँ पर स्टूडेंट सेंटर्ड मेथड यूज किए जाते हैं। इसमें टीचर अपने भी इनोवेटिव मेथड यूज करता है। रोल ऑफ टीचर का क्या रोल है, डोमिनेंट है, एक्टिव रोल है, अथॉरिटेटिव रोल है। इसमें कैसा है, इसमें इतना डोमिनेंट नहीं होता, ना ही इतना अथॉरिटेटिव होता है। इसमें तो वो मेंटेन करता है, क्या क्रिएशन एंड मेंटेन करता है डेमोक्रेटिव, जो क्लास में स्वतंत्रता का एक माहौल बना रहे, ठीक है। अब उसके बाद आता है हमारे पास रोल ऑफ लर्नर। रोल ऑफ लर्नर कैसा होता है, पैसिव होता है, इसमें एक्टिव होता है और इसमें हाईली एक्टिव होता है। नेचर ऑफ मोटिवेशन, इसमें भारी होता है, सारा का सारा बाहर से इसको मोटिवेट किया करना पड़ता है। इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है, और यहाँ पर इंटरनल होता है सारा का सारा। टेबल किसके लिए होता है, ये लोअर क्लासेस के लिए, ये मिडिल एंड हायर क्लासेस के लिए, और ये हायर क्लासेस के लिए। इवैल्यूएशन देखें अगर हम इसमें, तो इसमें हमने देखा था पहले भी, इवैल्यूएशन के लिए हम कौन कौन सी विधि यूज करते हैं, ओरल या रिटन टेस्ट करते हैं। रिटन टेस्ट में भी रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉल टाइप क्वेश्चन इसमें दिए जाते हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन दिए जाते हैं। इसमें वो कंपेयर करेगा, ग्रेफ्स करेगा, सिंथेसाइज करेगा, डिस्क्रिमिनेट करेगा, जनरलाइज करेगा चीजों को, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी चीजें यूज की जाती है, इसमें उसकी तर्कशीलता देखी जाती है, उसकी एबिलिटी देखी जाती है कि वो रीजनिंग कर पा रहा है, क्रिएटिविटी कर पा रहा है, ओरिजिनल थिंकिंग कैसी है उसकी, तो ये सभी की सभी इसमें देखी जाती है। तो देखिए अगर हम देखें मेमोरी लेवल वाला जो है वो पेडागोजी का मॉडल है, और जो हमारा अंडरस्टैंडिंग और रिफ्लेक्टिव है वो हमारा एंड्रोगोजी का मॉडल आ जाता है। तो हमारे को अब ये 2 मॉडल पढ़ने हैं किसके, टीचिंग के। तो देखिए अगर हम पेडागोजी एंड एंड्रोगोजी, पेडागोजी क्या होता है और एंड्रोगोजी क्या होता है, इसको हमने टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, ताकि हमें लंबे समय तक और ज्यादा अच्छे तरीके से याद रह सके। तो देखिए इसमें फोकस ऑफ कंट्रोल किसके ऊपर किसके हाथ में होता है, वो होता है पेडागोजी में, हम आप खुद बताएंगे किसके हाथ में होता है कंट्रोल, सारा का सारा टीचर के, इंस्ट्रक्टर के। और इसमें टीचर के भी होता है और स्टूडेंट के भी होता है, दोनों में मिक्स होता है। इसमें आउटकम क्या होता है, कॉपिंग, वो कॉपी करता है टीचर को। इसमें क्या करता है, वो अंडरस्टैंड करता है और अप्लाई करता है जीवन में, क्षमता विकसित हो जाती है इसमें। मोटिवेशन, अगर हम मोटिवेशन देखें तो इसमें क्या है, भारी तौर पे मोटिवेशन है, माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, पढ़ने भेज रहे हैं स्कूल तो वो जा रहा है, अदरवाइज वो नहीं जाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, मोटिवेशन आंतरिक है, आंतरिक मोटिवेशन होती है उसमें। अगर वो एक चीज में सफल हुआ तो वो कोशिश करेगा कि वो आगे भी कुछ चीजें करे, ताकि वो उसे सफलता मिले, आत्मसम्मान मिले उसे, ठीक है। ये हो गया हमारे पास, पहचान मिले उसे, तो ये होता है हमारे पास इसमें मोटिवेशन। रोल ऑफ टीचर, अगर हम रोल ऑफ टीचर इस प्रक्रिया में देखें तो आप खुद बताइए रोल ऑफ टीचर कैसा होता है, अथॉरिटेटिव होता है, ठीक है, डोमिनेटिंग होता है, वो जो चीजें कहेगा बच्चा उसे आंख मूंद के स्वीकार कर लेगा, ठीक है। इसमें कैसा होता है, वो इसमें जो अध्यापक है वो फैसिलिटेटर की तरह भूमिका अदा करता है, यानी वो बच्चों को चीजें बताएगा और उनको एनकरेज करेगा कि आप इसे रियल लाइफ में भी
जोड़ के देखिए कि ये अप्लाई हो रही है या नहीं अप्लाई हो रही है, ठीक है। ओपननेस देता है वो अपने स्टूडेंट्स को। रोल ऑफ लर्नर पैसिव रोल होता है, इसमें कैसा होता है, एक्टिव रोल होता है। अगर हम देखें पूरा का पूरा तो इसमें याद करना है और इसमें समझ विकसित करना है। इसमें जो सवाल है वो होता है क्या, इसमें होता है हाउ, कैसे, क्यों, तो इसमें ये आ जाते हैं। तो ये है पेडागोजी और ये है एंड्रागोजी। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं अपना, तो देखिए ये हमने कवर कर लिया। लेवल ऑफ टीचिंग किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रपोज्ड बाय मॉरिस एल कोगन के द्वारा, मेमोरी वाला हर्बर्ट के द्वारा, अंडरस्टैंडिंग वाला मॉरिसन के द्वारा, रिफ्लेक्टिव वाला हंट के द्वारा। ये हमारे पास सबसे निचला स्तर है, ये मध्य वाला है और ये उच्च है। तो हमारे को ये हायरार्किकल ऑर्डर में भी पता होना चाहिए, उससे भी क्वेश्चन आता है हमारे को, ठीक है। यहाँ पर विचार बिल्कुल भी नहीं होते, यहाँ विचार होते हैं और यहाँ पर बहुत ज्यादा विचार होते हैं, ठीक है। पेडागोजी पढ़ ली हमने, एंड्रागोजी हमने पढ़ ली। नेक्स्ट आता है हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स एंड बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है टीचिंग की, शिक्षण की क्या क्या विशेषता है। तो देखिए शिक्षण साइंस भी है और शिक्षण क्या है, आर्ट भी है। आर्ट कैसे, अब देखिए जो हर लर्नर है वो एक दूसरे से भिन्न है। अगर किसी लर्नर को कोई एक चीज एक तरीके से समझ नहीं आ रही है तो दूसरे तरीके से हमें समझाना पड़ेगा, तो क्या है, ये एक आर्ट ही है। साइंस भी है, फैक्ट भी हमारे को उसको देने पड़ेंगे, तो ये टीचिंग क्या है, साइंस भी है और आर्ट भी है। क्राफ्ट है, टीचिंग क्या है, क्राफ्ट है। अब क्राफ्ट कैसे है, टीचिंग के द्वारा बच्चे का शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, संज्ञानात्मक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, कल्चरली वो डेवलप होता है। तो ये क्या है, ये क्राफ्टिंग हो रही है ना लर्नर की, तो ये क्या है हमारे पास, एक शिक्षण, एक शिल्प है। इसके साथ साथ टीचिंग इज मॉरल एक्टिविटी, शिक्षण क्या है, एक नैतिक गतिविधि है। इसके थ्रू ही बच्चे की जो नैतिक मूल्य है उसका भी विकास होता है, ठीक है। टीचिंग इज डायनेमिक एंड कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, टीचिंग क्या है, डायनेमिक भी है और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी भी है। डायनेमिक यानी कि गतिशील है वो, ऐसा नहीं होगा कि किसी पॉइंट पे वो रुक जाता है, निरंतर, चाहे वो क्लासरूम के बाहर चले चाहे वो रियल लाइफ में चले, शिक्षण चलता रहता है, ठीक है। और जटिल गतिविधि भी है, ठीक है। उसके बाद आता है टीचिंग इज कंटिन्यूस, तो सतत है, हमेशा चलने वाला प्रोसेस है। टीचिंग कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो टीचिंग क्लासरूम में भी होता है और टीचिंग क्लासरूम के बाहर भी होता है। टीचिंग में देखिए जैसे मान लीजिए लर्नर जो है वो जो शिक्षक के थ्रू वो शिक्षण उन्हें बुक से पढ़ाता है तो उसके थ्रू सीखते हैं। उसके अलावा वो शिक्षक को देखते भी हैं कि उनका पहनावा कैसा है या फिर उनका एटीट्यूड कैसा है, जीवन के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, बच्चों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, उनके नैतिक मूल्य कैसे हैं, वहां से भी वो नॉलेज को ग्रहण करते हैं और अपने आचरण में भी वो ढालते हैं, ठीक है। टीचिंग इज टू वे प्रोसेस, तो ये तो आपने देख ही लिया होगा कि टीचिंग में टू वे प्रोसेस है, टीचर है स्टूडेंट है, दोनों में कम्युनिकेशन बहुत जरूरी है, बेसिक नीड है किसकी, शिक्षण की, ठीक है। टीचिंग फैसिलिटेट लर्निंग, टीचिंग क्या करती है, सीखने में सहायता प्रदान करती है, ठीक है। टीचर ने कुछ सिखाया, स्टूडेंट ने कुछ सीखा, उसके बाद स्टूडेंट उस नॉलेज का यूज करके और चीजों को ग्रेस्प करेगा, सीखेगा। टीचिंग कॉज चेंज इन बिहेवियर, टीचिंग के द्वारा ही बिहेवियर में चेंज आता है, टीचर के भी और स्टूडेंट के भी। स्टूडेंट का विकास होता है सामाजिक, आर्थिक रूप से भी विकास होगा जब वो टीचिंग सीख लेगा किसी चीजों को, सामाजिक होगा, सांस्कृतिक तौर पे होगा, कॉग्निटिव होगा, फिजिकली होगा, ठीक है। वैसे ही टीचर का भी विकास इसमें होता है। टीचिंग इज गोल ओरिएंटेड, टीचर क्या होता है, शिक्षण क्या होता है, लक्ष्य केंद्रित होता है। ऐसा नहीं होता कि टीचर हमेशा क्लासरूम में जब जाता है तो अपने किसी ना किसी लक्ष्य को लेके जाता है कि आज वो अपने स्टूडेंट को इन चीजों को वो सिखाएगा, गोल ओरिएंटेड होता है। अगर गोल ओरिएंटेड ना हो तो शिक्षण नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं होता। टीचिंग इज एडेप्टिव इन नेचर, शिक्षण स्वभाव में अनुकूलनीय है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लीजिए किसी स्टूडेंट को किसी मेथड से समझ नहीं आ रहा है तो उसके लिए वो दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा ताकि उसे क्या है, उस चीज को वो समझ सके। तो ये हो गया हमारे पास टीचिंग के प्रैक्टिस्टिक्स यानी टीचिंग की विशेषताएं। नेक्स्ट आता है हमारे पास बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग, शिक्षण की मूल आवश्यकताएं क्या क्या है, ठीक है। जो बेसिक नीड है टीचिंग की वो क्या क्या है, तो सबसे पहले आ जाता है सब्जेक्ट मास्टरी। जो शिक्षक है उसकी अपने सब्जेक्ट में मास्टरी होनी चाहिए, तभी वो लर्नर को भी आगे सिखा पाएगा अगर उसकी अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी होगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है शिक्षण कौशल, उसे तकनीकों का भी पता होना चाहिए, स्ट्रेटेजी का पता होना चाहिए कि कौन से लर्नर पे कौन सी तकनीक, कौन से किस समय पे कौन सी स्ट्रेटेजी को यूज करना है ताकि उसके जो लर्नर है वो अच्छे ढंग से लंबे समय तक सीख सके। अंडरस्टैंडिंग लर्नर, इसके अलावा लर्नर को वो समझने वाला होना चाहिए, उनकी नीड को समझने वाला होना चाहिए, उनके इंटरेस्ट को समझने वाला होना चाहिए और उनके बैकग्राउंड को भी देख के वो उनके लिए टेक्निक और स्ट्रेटेजी का यूज करे, ठीक है। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, मान लीजिए क्लास में स्मार्ट बोर्ड रख रखा है, अगर टीचर उसका यूज ही ना करे तो उसका क्या फायदा। तो इफेक्टिव यूज करना भी आना चाहिए टीचर को, टीचिंग एड्स का, आईसीटी टूल्स का, ताकि वो
लर्नर्स को अच्छे ढंग से और लंबे समय तक याद करने वाला शिक्षण या नॉलेज दे सके। ठीक है, फीडबैक मैकेनिज्म। अब फीडबैक मैकेनिज्म भी बच्चों को समय समय पे मिलता रहना चाहिए, तो इसके थ्रू वो अपनी कमियों का पता लगा सके। फीडबैक कितने टाइप का हो सकता है, या तो वो टीचर खुद का भी फीडबैक लेता रहे कि उसमें क्या सुधार की गुंजाइश है, और स्टूडेंट को भी देता रहे कि उनमें क्या क्या सुधार करने चाहिए। ठीक है, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि खुद का भी उसे क्या करना है, डेवलप करना है, कंटिन्यू लर्निंग करनी है उसको। देखिए मेथड, जैसे ही कोई टीचर क्लासरूम में एंटर हुआ तो ऐसा नहीं होगा कि उस दिमाग में सोच के चला है कि मैं आज इसी मेथड से पढ़ाऊंगा, तो उसी मेथड से उसे पढ़ाना है। क्लासरूम का उसे पूरा का पूरा क्लासरूम के अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ता है। क्लासरूम में लर्नर है, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना पड़ेगा कि लर्नर की डिमांड क्या है, उनके अकॉर्डिंग उनको स्ट्रेटेजी यूज करनी पड़ेगी, टीचिंग एड यूज करना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, एक बेहतरीन टीचिंग होगी। ठीक है, अपनी स्किल को डेवलप करना होगा। अब स्किल टीचर की जो स्किल है उनको डेवलप करने पे समय समय पे प्रोग्राम भी चलते हैं, ताकि उनकी क्या हो सके, स्किल में डेवलपमेंट हो सके, वो अपडेटेड रह सके। अपडेटेड रहना भी जरूरी है, किसको, शिक्षक को, टीचर को। तो ये थी हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट। तो ये हमने पढ़ी अपनी पूरे का पूरा चैप्टर नंबर 1, जिसमें हमने पढ़ा कॉन्सेप्ट, उद्देश्य, लेवल ऑफ टीचिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग, रिफ्लेक्टिव, कैरेक्टरिस्टिक्स भी पढ़ी, और उसके बाद हमने मूल आवश्यकताएं भी कवर करी। तो ये हो गया हमारे पास टीचिंग एप्टीट्यूड का चैप्टर नंबर 1। इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू, एंड देखते रहिए लेट्स रिक्रिएट।